जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ आई हैं साल भर में। और पहली न्यूज़ है हमारी इसरो से रिलेटेड। इसरो जो है वो पहले वो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के नाम से जाना जाता था, जो कि 1962 में सेटअप हुआ था। बाद में 1969 में इसे इसरो का नाम दे दिया गया और इसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर लाया गया इन 1972। कई सारी एजेंसी हैं, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आती हैं। जैसे ऑटोनोमस बॉडी है IIST, जो कि बेंगलोर में है। एक है नेशनल एटमॉस्फेयर रिसर्च लेबोरेटरी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, फिर इसरो है, फिर इन स्पेस है। ये प्राइवेट प्लेयर्स के लिए है, जैसे USA में स्पेस एक्स है, उसी तरह इंडिया में इन स्पेस को बनाया गया ताकि प्राइवेट प्लेयर आ सकें स्पेस एक्स जैसे। तो इंडियन प्लेयर को ये एक तरीके से प्रमोट करेगा स्पेस सेक्टर में। ये CPAC है, मतलब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है सेंटर की। इसमें अंतरिक्ष है और NSIL है, ये दोनों कमर्शियल आर्म है इसरो के। ये एक तरीके से मान लीजिए यूरोप को कोई सैटेलाइट भेजनी है लोअर अर्थ ऑर्बिट में, तो वो जो है अंतरिक्ष या NSIL ये जाके बात कर, ये यूरोपियन एजेंसी यहाँ पर आएंगी और इनसे बोलेंगे कि इसरो के थ्रू हमारा सैटेलाइट भिजवा दीजिए, तो इसरो फिर सेंड कर देगा और इसरो को उसके लिए फिर पैसे भी मिलेंगे। प्लस ये दोनों जो है टेक्नोलॉजी रिसर्च वगैरह प्रोवाइड कराती हैं इसरो के लिए, स्पेस से रिलेटेड सारे वर्क करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट SpaceX, ये अभी इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया था और इंडिया चौथा ऐसा कंट्री बन गया है जिसने स्पेस में डॉकिंग एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली किया है। पहले 3 कौन से हैं? US, रशिया, चाइना। याद रखेगा, US, रशिया, चाइना पहले ये कर चुके हैं। SpaceX को PSLV C-16 ने भेजा था और इसमें क्या हुआ था, ये तो स्पेस सैटेलाइट थी, इन्हें आपस में डॉक किया था, जोड़ा गया था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है अभी के लिए भले से ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन आने वाले टाइम के लिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम अपना एक स्पेस स्टेशन भी भेजेंगे जहाँ पर हम अलग अलग डॉक जो है डॉकिंग वगैरह करेंगे, जिसकी वजह से इसके अंदर से एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर जा सकेंगे और रिफ्यूलिंग में काम आ सकती है ये डॉकिंग। मान लीजिए कोई सैटेलाइट है जिसकी वजह से जो फ्यूल उसमें है वो बर्न आउट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो उसमें हम फिर से फ्यूल भर सकते हैं ताकि उसकी आगे लाइफ टाइम बढ़ सके। तो रिफ्यूलिंग, रिपेयरिंग और क्रू एक्सचेंज के लिए ये एक्सपेरिमेंट आगे काम आने वाला है। तो जो ये SpaceX था, इसमें 2 सैटेलाइट थी जिसका नाम था चेजर और टारगेट, और ये 700 किलोमीटर पे परफॉर्म किया गया था, 700 किलोमीटर की ऊंचाई पे। नेक्स्ट चलते हैं हम भारत अंतरिक्ष स्टेशन। इंडिया भी अपना एक स्टेशन बनाएगा स्पेस में जिसका नाम होगा भारत अंतरिक्ष स्टेशन। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है और 2028 तक डेवलप फॉर द फर्स्ट टाइम मॉड्यूल BAS फॉर मिशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड वैलिडेशन वेरियस टेक्नोलॉजी फॉर PAS बाई दिसंबर 2028। 2028 तक जहाँ तक है हम इसको डेवलप कर लेंगे। इसका पहला मॉड्यूल हम डेवलप कर चुके होंगे 2028 तक। फॉर्मेशन अंडर गोइंग गगनयान प्रोग्राम बाई 2026। गगनयान प्रोग्राम जो हम जिसमें हम एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे, उसके 4 मिशन चल रहे हैं और वो भी 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। कैबिनेट ने एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल बनाने की भी बात की है और उसका डेवलपमेंट होगा, जो कि लगभग 30 टन तक लोड जो है वो स्पेस में ले जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में वहाँ ये ले जाएगा। मतलब एक तरीके से 3 गुना, जिसे हम ये बोलते हैं लॉन्च व्हीकल Mark 3, जो कि जिसे हम बाहुबली भी बोलते हैं, उससे 3 गुना वेट हम ले जा सकते हैं। अभी के लिए जब हमारी सैटेलाइट भारी होती है, कुछ ज़्यादा भारी होती है, तो हम बाहर की एजेंसियों से इसे स्पेस में भिजवाते हैं अपने सैटेलाइट्स को। तो जब ये बन जाएगा हमारा NGLV, तो हम खुद ही भेज दिया करेंगे। गगनयान प्रोग्राम है जिसमें हम पहली ऐसी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी इंडिया की, जो हम एस्ट्रोनॉट भेजेंगे स्पेस में, और ये लगभग 400 किलोमीटर ऊपर होगा अर्थ से। और कई सारे एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म करेंगे और देखेंगे किस तरीके से स्पेस में अगर कोई ह्यूमन बीइंग जाता है तो उस पर क्या क्या असर पड़ता है, उसकी बॉडी पे, उसकी बोन पे, और उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है बेसिकली, वो ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर आगे धीरे धीरे हम मून पे भी जाएंगे, मार्स पे भी जाएंगे। तो पहला स्टेप हमारा गगनयान प्रोग्राम है। एस्ट्रोनॉट्स को भेजने से पहले एक हाफ ह्यूमनॉइड व्योममित्र हम भेजेंगे। व्योममित्र मतलब रोबोट है और फीमेल है ये, और हाफ है मतलब इस फेस से लेकर टॉर्सो तक इसका ये रोबोट है, और जो कि वहाँ पर कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगी। तो नेक्स्ट चलते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इट विल हैव 5 मॉड्यूल एंड विल बी बिल्ट इन फेजेस। फर्स्ट मॉड्यूल विल बी लॉन्च्ड इन 2028 एंड ऑपरेशनलाइज्ड इन 2035। ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया था, 28 में हम इसे लॉन्च कर देंगे और 35 में इसे ऑपरेशनलाइज कर देंगे। और कंट्रीज़ के स्पेस स्टेशन है जैसे इनऑपरेटिव और सल्यूट 1, ये सोवियत यूनियन का था, और स्काई लैब USA का पहला स्पेस स्टेशन था। फिर बाद में नासा ने और 5 एजेंसियों ने मिलकर ISS बनाया, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसमें कौन कौन सी स्टेट शामिल थी? USA थी, रशिया थी, यूरोपियन थी,
जापान था और कनाडा था। तो ये 5 जो थी, 1 2 3 4 5 कंट्रीज़ ने मिलकर ये बनाया था। फिर चाइना का एक टिएंगोंग स्पेस स्टेशन जो कि 2021 में लॉन्च हुआ था, और आने वाले टाइम में एक होगा गेटवे स्पेस स्टेशन जो कि नासा ही बनाएगा और आईएसएस को हम डिसकंटिन्यू कर देंगे। फिर है एक्सियोम स्टेशन, ये कमर्शियल स्पेस स्टेशन बिंग डेवलप्ड बाय एक्सियोम स्पेस टू ऑपरेट इन लियो, इट विल बी फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन। ओके, तो एक्सियोम स्टेशन जो है पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन होगा, जो कि एक तरीके से हो सकता है एक आम आदमी को वहाँ पर ले जाए, वहाँ पर जैसे टूरिज्म होता है ना, उसी तरीके से स्पेस टूरिज्म का काम करिए आगे चल के। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वीनस ऑर्बिटर मिशन। यूनियन कैबिनेट अप्रूव वीनस ऑर्बिटर मिशन एज अ इंडियाज मेडन मिशन टू वीनस। तो इंडिया जो है वीनस पे एक ऑर्बिटर भेजेगी और वहाँ पर एग्जामिन करेगी वहाँ की जो डस्ट है, एयर ग्लो है, और उसके सरफेस को मैप करेगी, स्टडी सोलर एक्सरे स्पेक्ट्रम को स्टडी करेगी, और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट वहाँ पर परफॉर्म करेगी ऑर्बिटर के थ्रू। वीनस के बारे में जान लेते हैं। वीनस को अर्थ ट्विन भी बोलते हैं क्योंकि ये इसी की साइज़ का है, अर्थ के साइज़ का ही वीनस है, और इसका जो एक साल होता है वो 224.7 लगभग 225 दिन में एक साल हो जाता है वीनस का। और इसका जो एक ये जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। और ऐसा क्यों है, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में। तो ऐसा इसलिए है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा थिक है और वो कई सारी गैसेज जो है वो ट्रैप करके रखता है, और इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम कहलाता है। मतलब जो मरकरी के जो सन के पास है मरकरी, वो भी इतना गर्म नहीं है जितना वीनस है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड पाए जाते हैं। यहाँ पर फॉस्फीन गैस पाई जाती है जो कि हमें संकेत देती है कि वहाँ पर माइक्रोबियल लाइफ भी हो सकती है। तो जहाँ पर फॉस्फीन पाई जाती है वहाँ पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पर हो सकता है कोई लिविंग थिंग वहाँ पर हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ वो इतना हॉटेस्ट प्लैनेट है तो वहाँ पर कोई लिविंग थिंग नहीं हो सकती, वहाँ पर भी हो सकते हैं, छोटे छोटे माइक्रोब हो सकते हैं जो वहाँ पर जी रहे हों। फिर वीनस और यूरेनस ये उल्टे ही चलते हैं, मतलब उल्टा इन द सेंस ये रोटेट करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। बाकी और प्लैनेट जो है, जो कि अर्थ भी है, वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। ये अर्थ है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर जब सन निकलता है तो धीरे 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 यहाँ पर गुजरात में जाके 2 घंटे में सुबह होती है और 2 घंटे पहले अरुणाचल में हो जाती है सुबह। लेकिन वीनस और यूरेनस क्या है, वो उल्टे मूव करते हैं, वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। कुछ पहले के मिशन है जो कि वीनस पे हो चुके हैं, जैसे मैरिनर 2, विनेरा 7, मैगलन, और कुछ फ्यूचर के मिशन है जैसे नासा का डिविंसी है, ये जो है ऑर्बिटर और एक प्रोब लेके जाएगा। एक एनविजन है जो कि ईएसए का यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, ये सिर्फ ऑर्बिटर भेजेगा। तो ये कुछ फ्यूचर मिशन थे वीनस के लिए। अब है आदित्य L1, ये सन के लिए एक मिशन भेजा है इसरो ने, और L1 का मतलब है कि ये लैग्रेंज 1 में इसे जो ऑर्बिटर है वो ऑर्बिटर तो नहीं, जो भी स्पेस क्राफ्ट है वो लैग्रांज 1 में उसे रखा गया है। अभी मैं समझाऊंगा लैग्रांज 1 क्या है, पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। ये पहला इंडिया का स्पेस मिशन है जो कि सन को स्टडी करने के लिए भेजा गया है। लैग्रांज पॉइंट्स वो होते हैं जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम रख दें तो वो एक तरीके से स्पेस में स्टेबल रहेगा, उसे ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो 2 सेलेस्टियल बॉडीज़ की ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज़ करेगा और वो स्टेबल रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास हमारे सोलर सिस्टम में 5 लैग्रांज पॉइंट्स हैं, जैसे L1 है, ये L2 है, यहाँ पर L3 ये है, L4 और L5, ये 5 लैग्रांज पॉइंट्स हैं। जो हमने आदित्य L1 भेजा है वो हमने L1 ये लैग्रांज 1 में भेजा है जो कि सन और अर्थ के बीच में है, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ 2 लार्ज बॉडी इक्वल द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट टू मूव विद देम। तो ये जो है इन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज़ करता है और स्टेबल रहता है। इसमें से इन पाँचों में से L4 और L5 जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो हमने L1 में क्यों भेजा, L1 में हमने इसलिए भेजा ताकि अगर कोई इक्लिप्स वगैरह आए तो वो L1 से ढके ना, मतलब L1 जहाँ से देखे वो इक्लिप्स ना पड़े L1 को, वो कंटिन्यूसली सूरज को देखता रहे, बीच में ऐसा ना हो कि सूरज छुप जाए किसी वजह से। तो इसलिए हमने L1 पे अपना प्रोब भेजा है। अभी तक हमने L3 पे कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हमने नहीं भेजा है क्योंकि ये सन के पीछे वाले एरिया पे है। यहाँ पर हो सकता है आने वाले टाइम पे यहाँ पर भी कुछ स्पेस क्राफ्ट वगैरह भेजें, लेकिन अभी फिलहाल L3 पे कोई ऐसा स्पेस क्राफ्ट नहीं भेजा गया। L2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भेजा है, वो यहाँ से यूनिवर्स पे ऑब्जर्व करता रहता है, तो वो L2 में है जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो एक बार फिर देख लीजिए, L3 पे अभी कोई भी नहीं है, L1 पे आदित्य L1 है, L4 और 5 सबसे स्टेबल है, L2 पे जेम्स वेब टेलीस्कोप है, और इन तीनों पे ही इन पाँचों पे ही इस फ्यूल कम से कम यूज़ होता है क्योंकि ये एक तरीके से बहुत स्टेबल पॉइंट्स हैं स्पेस के अंदर। नासा ईएसए जॉइंट सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट मिशन इज प्लेस नियर L1 पॉइंट। तो L1 पॉइंट पे ही इनका सोहो मिशन है नासा का और ईएसए का यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, और नासा जेम्स वेब टेलीस्कोप इज प्लेस अंडर L2 लाग्रांज पॉइंट 2 पे। फिर
सोलर के और भी सन से रिलेटेड और भी मिशन भेजे गए हैं, जैसे पार्कर सोलर प्रोब नासा का, और इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ एम्स टू अंडरस्टैंड हाउ सन एटमॉस्फेयर इज एनर्जाइज लीडिंग टू सोलर इरप्शन। तो नासा का एक और ये मिशन है जो कि समझने की कोशिश करता है कि उसे एनर्जी कहाँ से मिलती है और जो सोलर फ्लेयर या फिर सोलर इरप्शन होते हैं उसके कोरोना से वो कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी चंद्रयान 3 से, और इंडिया ने नेशनल स्पेस डे बनाना जो इसे घोषित किया है वो 23 अगस्त को रखा गया है, क्योंकि इस दिन चंद्रयान 3 ने लैंड किया था मून की फार साइड पे, और ऐसा करने वाला इंडिया पहला देश बना है। लेकिन अगर देखा जाए मून पे हम चौथा देश हैं जो कि मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की है, लेकिन फार साइड जो गया है वो पूरे वर्ल्ड में पहला देश है इंडिया। तो बाकी के 3 देश कौन से हैं जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं मून पे, वो है यूएस, रशिया, चाइना। यूएस, रशिया, चाइना ने पहले कर चुके हैं सॉफ्ट लैंडिंग मून पे। अच्छा, जहाँ पर चंद्रयान 2 की लैंडिंग हुई थी लेकिन वो क्रैश हो गया था तो उसे तिरंगा पॉइंट बोला गया, और जो जहाँ पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया है उसे हमने शिव शक्ति पॉइंट बोला है। चंद्रयान 3 के 2 पार्ट थे, एक लैंडर था जिसने लैंडिंग की थी सॉफ्ट लैंडिंग, और एक रोवर था। तो लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। तो ये हमें याद रखना है। ये GSLV Mark 3 से भेजा गया था जिसे हम बाहुबली भी बोलते हैं। ये काफ़ी भारी पेलोड ऊपर लेके जाता है ये रॉकेट। फार साइड क्या है? फार साइड का मतलब ये है, ये अगर अर्थ है और ये मून है तो हमें हमेशा अर्थ से मून का सिर्फ एक ही फेस दिखता है, हमें कभी भी मून का दूसरा साइड नहीं दिखता। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये एक तरीके से मून इज़ टाइडली लॉक विद अर्थ, मतलब इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ और मून का ये एक तरीके से लॉक है, इसलिए हमें एक ही फेस दिखता है मून का। हम कभी भी नेकेड आई से या टेलीस्कोप से हम कभी भी फार साइड नहीं देख सकते, उसके उधर कैसा दिखता है चंद्रमा वो हम नहीं देख सकते, तो इसलिए उसे फार साइड बोला गया है। और वो जो है फार साइड वहाँ पर ज़्यादा क्रेटर्स हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा गड्ढे वगैरह हैं कंपेयर टू फ्रंट साइड, नियर साइड जो है ये ज़्यादा प्लेन है कंपेयर टू फार साइड, तो इसलिए यहाँ पर लैंडिंग करना ज़्यादा मुश्किल है। प्लस ये फार साइड है, यहाँ पर सूरज कम पहुँचता है और इसलिए यहाँ पर जो है पानी की संभावना बहुत ज़्यादा है, पानी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, हो सकता है यहाँ पर आइस वगैरह भी मिल जाए, इसलिए हम फार साइड जाने की बात करते हैं। चाइना ने अभी अपने चैंग E6 से एक फार साइड पे जाके सैंपल लिया है और वापस लेके आया है अर्थ पर, तो ऐसा करने वाला चाइना पहला कंट्री बन गया है। तो आप समझिए फार साइड सबसे पहला देश जो फार साइड पे सॉफ्ट लैंडिंग किया है वो इंडिया है, लेकिन मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले 4 देश हो चुके हैं, जैसे इंडिया, यूएस, रशिया, चाइना। लेकिन चाइना पहला ऐसा देश बन गया है जो मून से सैंपल वापस लेके आया है अर्थ पर उसकी फार साइड से। ठीक है, आई होप आपको ये 3 फैक्ट समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रयान 4 जो है वो हम लॉन्च करेंगे आने वाले टाइम पे, और उसमें हम चाइना की तरह वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके वापस इंडिया में लाएंगे। लूपैक्स मिशन है जो कि इसरो और जासा का यानी इंडिया और जापान का मिशन रहेगा लूपैक्स। इसमें हम इन्वेस्टिगेट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर को सर्च करेंगे मून पे। तो इंडिया और जापान का ये कोलेब्रेशन रहेगा जो कि वाटर को सर्च करेगा, उसकी क्वांटिटी कितनी है और वो किस क्वालिटी का पानी है मून पर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। तो इसरो ने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का और ये सक्सेसफुल भी हो गया है। तो जिस तरीके से SpaceX है वो रियूजेबल रॉकेट को यूज़ करता है, ऐसे ही अब इंडिया भी रियूजेबल रॉकेट को यूज़ करेगा ताकि हम अपना पैसा बचा सकें और बार बार एक ही रॉकेट को यूज़ कर सकें। तो SpaceX और हमारे जो हमने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया है उसमें फ़र्क है। उसमें क्या होता है, SpaceX क्या करता है, ये रॉकेट है ये सीधा ऊपर जाता है और सीधा ही वर्टिकली नीचे आता है, मतलब ऊपर जाएगा वहाँ पर सैटेलाइट छोड़ेगा फिर सीधा ही वर्टिकली नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब हम एक पुष्पक हमने विंग व्हीकल बनाया है उसकी मदद से हम ऊपर जाएंगे, लेकिन जब ये लौटेगा तो ये हॉरिजॉन्टली नीचे आएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वर्टिकली नीचे आ रहा है, वो हॉरिजॉन्टली नीचे आएगा। वो किसकी मदद से आएगा, वो पुष्पक विंग व्हीकल की वजह से आएगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, इसमें फ़र्क है। फिर है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08। तो ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है जो कि हमारी ऊपर से इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करेगा और जितने भी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ह्यूमन सिस्टम, आर्टिफिशियल कलेक्टिंग डाटा इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें वो करेगा। बेसिकली ये जितने भी डिज़ास्टर होते हैं उनमें अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करेगा कि कहाँ पर सुनामी आ सकती है इस टाइम पे, कहाँ पर साइक्लोन कितना इंटेंसिटी से साइक्लोन आ सकता है, कहाँ पर फ्लड आ सकती है। तो ये सारा काम ये सैटेलाइट करेगी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08। इसकी एक खास बात है, इसे हमने SSLV D3 से भेजा है, यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसका जो यूज़ है वो ये है, जो हमारे पास PSLV है या GSLV है, ये भारी सैटेलाइट्स को ले जाने के लिए में यूज़ होता है। तो जब ये बड़ा पेलोड लेकर जाते हैं तो उन पर कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, इसलिए हमने एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तैयार किया है ताकि वो छोटी मोटी सैटेलाइट्स को भी लेके जा सके। तो ये जो है 10 किलो से लेके 500 किलो तक की सैटेलाइट को 500
किलोमीटर तक ले जा सकती है SSLV-D3। और ये इसके 3 सॉलिड फ्यूल होंगे और एक लिक्विड फ्यूल होगा, ठीक है। जो PSLV है, PSLV में 2 सॉलिड होते हैं, 2 लिक्विड होते हैं। इसका क्या फ़ायदा है? लो कॉस्ट, लो टर्न अराउंड टाइम, मिनिमल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा एरिया में नहीं होगा इसका, कम पैसों में हो जाएगा, कम टाइम में चीज़ें हो जाएंगी। तो ये सब इसके फ़ायदे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम। इसरो सक्सेसफुली कैरिड आउट द सेकंड एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। इसे हम देखते हैं ये क्या है। इसमें क्या होगा कि ये जब कोई रॉकेट जाता है तो उसमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है फ्यूल के लिए, सॉरी कंबशन के लिए। एक तो फ्यूल होगा और एक ऑक्सीजन होगी। हमें पता है फ्यूल बिना ऑक्सीजन के नहीं जलता है। तो कोई भी इंजन है उसमें फ्यूल जाता है और ऑक्सीजन जाती है, फिर वहाँ पर कंबशन होता है, आग लगती है, फिर वो रॉकेट में थ्रस्ट जनरेट करता है और वो ऊपर जाता है। और गाड़ियों में ऐसा होता है कि पिस्टन लगा होता है, इधर से फ्यूल आता है, इधर से ऑक्सीजन आती है, इधर से इग्निशन होता है। तो यहाँ पर कंबशन होता है और जो पिस्टन होता है वो ऊपर नीचे होता है कंबशन की वजह से। तो कोई भी इंजन हो उसमें फ्यूल जाएगा, ऑक्सीजन जाएगी और उसमें कंबशन होगा। तो ये सारी चीज़ जो है एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन में भी है। इसमें लेकिन क्या चेंजेस किए गए हैं, इसमें जो ये लॉन्च व्हीकल होगा उसमें अब ऑक्सीजन ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब ऑक्सीडाइज़र को ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो है एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को यूज़ करेगा। बस इसमें इतना ही फ़र्क है। एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम में अब हमें ऑक्सीडाइज़र ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस फ्यूल ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से उसका वेट घट जाएगा, हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने की। तो बस इतनी सी ही बात है। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है कि ये कौन सा रॉकेट और कौन सी मोटर वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस हमें इतना समझना है कि अब हमें ऑक्सीडाइज़र ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारे 2 तरीके के बेसिकली प्रोपल्शन होते हैं, एक रैमजेट और स्क्रैमजेट। रैमजेट वो होते हैं जो सुपरसोनिक स्पीड में वर्क करते हैं और स्क्रैमजेट वो होते हैं जो हाइपरसोनिक पे वर्क करते हैं। और एक दोनों का मिक्सचर बना है। दोनों का मिक्सचर मतलब सुपरसोनिक और सबसोनिक, मतलब मैक नंबर 1 से 3 के बीच में ये परफॉर्म कर सकता है। डुअल मोड रैमजेट। स्क्रैमजेट जो है वो मैक 5 से ऊपर जो होगा वो हाइपरसोनिक होगा। तो इन तीनों के लिए ही ये एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आर्यभट्टा, ये 1975 में ये सैटेलाइट लॉन्च करी गई थी। किसके द्वारा? ये सोवियत यूनियन यानी रशिया के द्वारा लॉन्च की गई थी। 3M रॉकेट के से 3M रॉकेट उसका नाम था, उससे ये सैटेलाइट लॉन्च करी गई थी। ये इंडिया की पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्टा। इसे 50 साल हो चुके हैं। और ये क्यों भेजी गई थी? एक्सपेरिमेंट इन एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉमिक्स एंड सोलर फिजिक्स। तो इन सारे कामों के लिए, ये सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए आर्यभट्टा सैटेलाइट को भेजा गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोसेट ऑब्जर्वेशन हैव हेल्प डिस्कवर इरेगुलर एमिशन ऑफ हाई एनर्जी एक्सरे फोटोन फ्रॉम अ ब्लैक होल एक्सरे बाइनरी सिस्टम। तो एक एस्ट्रोसेट करके ऑब्जर्वेटरी हमारी स्पेस में, इसने ये पता लगाया है कि क्यों इरेगुलर एमिशन हो रहे हैं एक्सरेज फोटोन के फ्रॉम ए ब्लैक होल। ब्लैक होल से ये एक्सरे फोटोन्स का इरेगुलर एमिशन क्यों हो रहा है। तो एस्ट्रोसेट के बेसिक्स समझ लेते हैं कि ये 2015 में लॉन्च किया गया था। PSLV C30 के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये लो अर्थ ऑर्बिट में रखा गया है इसे। बेसिकली ये जो है वेवलेंथ, मतलब अलग अलग जो वेवलेंथ होती हैं, मल्टीपल वेवलेंथ होती हैं स्पेस में, उसको स्टडी करने के लिए भेजा गया है कि ताकि हम एक्सरेज को, गामा रेज को, अलग अलग जो वेवलेंथ होती हैं उन्हें स्टडी कर सकें और यूनिवर्स में जितने भी बाइनरी स्टार वगैरह हैं उनके एनर्जी वगैरह और ये सारी चीज़ों को हम समझ सकें कि ये कहाँ से निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं और ये क्या काम करते हैं। तो इसका ये काम है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी तृष्णा, इंडो फ्रेंच थर्मल इमेजिंग मिशन। ये इंडिया और फ्रांस का मिशन है तृष्णा करके, जिसकी फुल फॉर्म है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म है तृष्णा की। ये कोलैबोरेशन है इसरो और SNES जो कि फ्रेंच की स्पेस एजेंसी है। ये क्या क्या काम करेगा वो हम देख लेते हैं। ये वाटर बॉडीज, इरिगेशन सिस्टम और ड्रॉट कंडीशन को मॉनिटर करेगा, ठीक है। और एग्रीकल्चर में जो है ये क्रॉप की हेल्थ को, सॉइल मॉइस्चर को, इवेपोरेशन कितने रेट में हो रहा है, इन सब पे नज़र रखेगा। और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, बेसिकली जितना भी ऊपर से ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, वाटर बॉडीज से रिलेटेड, एग्रीकल्चर, इन सब से रिलेटेड जो भी हो सकता है वो ये करेगा। और थर्मल इमेजिंग के बेसिस पे ये करेगा, ठीक है, कि कितना टेम्परेचर हो रहा है उसके बेसिस पे ये पता लगाएंगे कि क्या क्या कंडीशन है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी नेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट स्टडीज, नाइसिस प्रोग्राम। इसका एक्रोनियम बना दिया है नाइसिस। नाइसिस प्रोग्राम हैज़ इनवाइटेड इंडियन रिसर्चर टू जॉइन इन कोलैबोरेटिंग क्लाइमेट चेंज। ये जो प्रोग्राम है, ये जो स्टडी है, जो भी है, इसमें एक तरीके से क्लाइमेट चेंज से लड़ने की बात की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। हमारा एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड न्यूज़ है कि रिसर्च रिवील्ड द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ यूनिवर्स एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ डेटा कलेक्टेड बाय डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट। तो रिसर्चर ने पता लगाया एक सटीक तरीका कि कैसे यूनिवर्स जो है वो फैलता जा रहा है, एक्सपेंड करता जा रहा है। एक इंस्ट्रूमेंट है डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, उसके डेटा की हेल्प से ये पता लगा लिया गया है। Researcher found that universe is expanding at the rate of 68.5 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पर सेकेंड। तो इस रेट से ये जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड करता जा रहा है। इन्होंने जो है एक 3D मैप बनाया है यूनिवर्स का। और ये जो डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है, इसे देसी भी बोलते थे, ये USA में है। और
डार्क एनर्जी जो है यूनिवर्स में वो किस तरीके से इफेक्ट करती है उसको ये स्टडी करते हैं। हमारे पास 3 थ्योरीज़ हैं जिन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। और बिग बैंग थ्योरी ने तो हमें ये बताया किस तरीके से एक एक्सप्लोजन की वजह से उसमें से स्पेस, टाइम और मैटर निकले और वो एक्सपैंड होते चले जा रहे हैं। तो ये तो बिग बैंग थ्योरी ने बताया। फिर एक है लैम्डा कोल्ड डार्क मैटर मॉडल, ये भी बिग बैंग थ्योरी पे बेस्ड है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करी गई हैं, जैसे लैम्डा और कोल्ड डार्क मैटर। इसमें लैम्डा जो है वो डार्क एनर्जी को रिप्रेजेंट किया गया है कि किस तरीके से एक मिस्टीरियस फोर्स है डार्क एनर्जी, जो कि यूनिवर्स को एक्सपेंड करने में एक तरीके से हेल्प कर रही है, या फिर किस तरीके से वो एक्सेलरेट कर रही है यूनिवर्स को एक्सपेंशन की तरफ। तो लैम्डा डार्क एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है कोल्ड डार्क मैटर, ये डार्क मैटर है जो कि यूनिवर्स में है। इसे ऐसा बोला जाता है कि ये जो है स्लो मूविंग मैटर है, ये ना तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना लाइट एमिट करता है, ये बस किसी तरह जो गैलेक्सी है उसे फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। किस तरीके से गैलेक्सीज फॉर्म हो रही हैं उसमें हेल्प कर रहा है कोल्ड डार्क मैटर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि लैम्डा जो है डार्क एनर्जी है और ये डार्क मैटर जो है ये गैलेक्सी को फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, और डार्क एनर्जी यूनिवर्स को एक्सपेंड करने में हेल्प कर रहा है। फिर नेक्स्ट थ्योरी हमारी एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स इज मेजर्ड बाय हबल कांस्टेंट। हबल कांस्टेंट के बारे में हम समझते हैं। 1929 में एडविन हबल थे जिन्होंने मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दिया कि किस तरीके से यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। तो हबल कांस्टेंट की मदद से हमें पता चला कि कितने रेट से हमारा यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। देखिए, ये जो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है ना, एक तरीके से हाइपोथेटिकल थ्योरी है जिसे बोला जाता है, जो कि ना तो विजिबल है और ना ही एक तरीके से हम उनका एग्जिस्टेंस अभी हम पता लगा पाएँ। बस कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि डार्क एनर्जी भी प्रेजेंट है और डार्क मैटर भी प्रेजेंट है। ऐसा बोला जाता है, अगर मान लीजिए ये यूनिवर्स है, इसमें 68% जो है वो डार्क एनर्जी है जो कि हेल्प कर रही है यूनिवर्स को एक्सपेंड करने में। ये डार्क एनर्जी हर बार यूनिवर्स को एक्सपेंड करती है, और डार्क मैटर जो है वो गैलेक्सीज को बनाने में हेल्प कर रहा है। ये दोनों ही विजिबल इसलिए नहीं है, ना तो ये लाइट एमिट करते हैं और ना ही ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। डार्क मैटर जो है वो 27% बोला जाता है यूनिवर्स में। बाकी 5% बचा हुआ वो नॉर्मल मैटर है, जैसे अर्थ हो गया, सन हो गया, जो हमें विजिबल है। वो सारी चीज़ें जो है नॉर्मल मैटर में आती हैं, वो मात्र 5% है। बाकी जो 95% है वो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। सोलर स्टॉर्म, जो मैग्नेटिक स्टॉर्म। अर्थ विटनेस 5G लेवल सोलर स्टॉर्म, स्ट्रॉन्गेस्ट इन 2 decades एंड पॉसिबली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्प्लेस ऑफ अरोराज इन पास्ट 500 ईयर्स। तो सोलर स्टॉर्म आपको पता होगा कि जब भी सन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेयर्स निकलती हैं तो वो अर्थ तक आ जाती हैं, जो कि कई बार डिस्टर्ब कर देती हैं हमारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन को, या रेडियो कम्युनिकेशन होता है उसको डिस्टर्ब कर देती हैं, या फिर हमारी कई बार हम यहाँ तक भी देखते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है उन पर भी ये असर डाल देती है। तो इन सोलर फ्लेयर्स को हम कोरोनल मास इजेक्शन भी बोलते हैं, जो कि चार्ज पार्टिकल भेजती है अर्थ तक, सन से निकल के अर्थ तक पहुँच जाती है और सैटेलाइट, जीपीएस, पावर ग्रिड इन सबको डिस्टर्ब भी कर देती है। और ऑरोरास मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम हेमिस्फेयर पे पहुँचते हैं, ज़्यादातर ये जितने भी आर्टिक एरिया की कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे हो गया और फिनलैंड वगैरह हो गया, तो यहाँ पर एक अलग अलग रंग के इस तरीके से अरोरास दिखते हैं। ये हमने कई बार मूवीज़ या कार्टून वगैरह में भी देखते हैं। तो वो दिखाते हैं मोस्टली कि पहाड़ हैं आसपास और रात में रंग बिरंगा एक फ्लेयर सी हमें दिखाई देती है इस तरीके की पूरे आसमान में। तो वो इसी की वजह से ही होता है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल अर्थ तक आते हैं और ये वहाँ के अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिएक्ट होते हैं, जो कि एक काफ़ी सुंदर सा एक अरोरा बना देते हैं। सन्स एक्टिविटी साइकिल देख लेते हैं। सन गोज थ्रू अ साइकिल ऑफ एक्टिविटी विद पीरियड ऑफ हाई एंड लो एक्टिविटी। मतलब एक ऐसा पीरियड होता है कि जब सन की एक्टिविटी हाई होगी, एक टाइम होगा कि लो होगी, फिर हाई होगी, फिर लो होगी। इसी पे ये डिपेंड करता है कि किस तरीके के सोलर स्टॉर्म्स इंडिया में इफेक्ट करेगा। तो ये पूरे 11 साल का होता है ये साइकिल। जब ये पीक पे होता है तो उसे हम सोलर मैक्सिमम बोलते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सोलर स्टॉर्म्स इंडिया पे इफेक्ट डाल रहे हैं और सन स्पॉट जैसी स्थिति बढ़ जाती है। कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जैसे ग्रैन्यूल्स जो हैं वो छोटे, बहुत ही तेज चमकने वाले पैटर्न होते हैं, जो कि सन के एटमॉस्फेयर में हमें दिखाई पड़ते हैं। ये कन्वेक्शन करंट की वजह से होता है। सन के अंदर की जो मटेरियल है या फिर सन के अंदर का जो प्लाज्मा है वो बाहर की तरफ आता है, जिसकी वजह से वो एकदम से ब्राइटनेस हमें दिखाई देती है सन के एटमॉस्फेयर में। और अरोराज मैंने आपको बता दिया वो क्या होता है। ये मल्टी कलर्ड लाइट अपीयर होती है अपर एटमॉस्फेयर में, और हम ज़्यादातर पोलर रीजन में ही देखते हैं इसे, और कहीं हम नहीं देख पाते, क्योंकि वहीं पर ही पोलर रीजन पर ही एटमॉस्फेयर सबसे करीब होता है, क्योंकि ये आइनोस्फेयर में दिखता है तो पोलर रीजन वहाँ से करीब होता है। नेक्स्ट है हमारा स्पेस डिब्री। तो स्पेस डिब्री जो है वो होती है जो हम सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं, या वहाँ पर जो रॉक्स वगैरह हैं, या फिर आपस में सैटेलाइट्स
टकरा गई, वो आपस में चूर चूर हो गई, तो वो एक तरीके से कूड़ा करकट फैला देंगी, तो इसे हम स्पेस डिब्री बोलते हैं। इसी से रिलेटेड एक टर्म है केसलर सिंड्रोम। इसमें यह है कि जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है, इसमें स्पेस डिब्री जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और वो कैसे बढ़ रहा है, वही कि सैटेलाइट्स आपस में टकरा रही हैं जो कि काम में यूज़ नहीं होती, और वो किसी और के ऑर्बिट में आके टकरा जाती हैं, फिर इनसे काफ़ी सारा कचरा इकट्ठा होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में ये टूट जाती हैं। तो इसकी वजह से ये और सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाती हैं जो दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं, ये जो भी डिब्री होती है। तो एक की वजह से दूसरी सैटेलाइट इफेक्ट हो रही है उसके कचरे की वजह से, तो इसे हम कैसलर सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये इससे रिलेटेड था, हमें याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कैसलर सिंड्रोम के बारे में। इसे हटाने की भी बात करी जा रही है स्पेस डिब्री को। तो ग्लोबल लेवल पे अलग अलग इंटरनेशनल पार्टनरशिप वगैरह चलती हैं, अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसे इंटर एजेंसी डिब्री कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है जो कि इस पर काम करेगी। यूएन स्पेस डिब्री मिटिगेशन गाइडलाइन बनाई गई हैं। जीरो डिब्री चार्टर बनाया गया है, 12 कंट्रीज़ ने इसे साइन किया है। और इंडिया के मिशन हैं जैसे डिब्री फ्री स्पेस मिशन 2030, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर, प्रोजेक्ट नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एनालिसिस, नेत्र, इसे हम नेत्र भी बोलते हैं। तो हमें याद रखना है कि इंडिया का, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है फेमस, क्योंकि एक्रोनियम ही ऐसा है नेत्र करके। तो ये इंडिया का इनिशिएटिव है, किस चीज़ से रिलेटेड है, डिब्री, स्पेस डिब्री को खत्म करने से रिलेटेड है। फिर है प्लानिटरी डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़। एट एन इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन एस्ट्रॉइड डे, ISRO chairman said that the ISRO is looking to study asteroid Apophis when it is 32,000 km away from Earth in 2029 to prepare for planetary defense effect। तो ये जो एस्ट्रॉइड एपोफिस है, इसका ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये अर्थ को हिट कर सकता है। तो हमारे जो चेयरमैन है इसरो के, उन्होंने बोला है कि वो इस एस्ट्रॉइड पे स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने प्लेनेट को उसको हिट होने से बचा सकते हैं। तो एस्ट्रॉइड एपोफिस के बारे में जान लेते हैं। ये डिस्कवर किया गया था 2004 में। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है, ये was identified as one of the most hazardous asteroid that could impact Earth। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा घातक घोषित हो सकता है अगर ये इंडिया पे एक तरीके से इंडिया पे गिरता है। तो प्लानिटरी डिफेंस क्या होता है? प्लानिटरी डिफेंस ये होता है कि किस तरीके से हम अपने प्लैनेट अर्थ को बचा सकें। जो भी आसपास जो अर्थ के जो ऑर्बिट में चीज़ें हैं, अलग अलग एस्ट्रॉइड मान लो टाइम टू टाइम आते रहते हैं, या फिर कॉमेट आ गया या कोई और भी डिब्री वगैरह है, हो सकता है वो अर्थ पे इम्पैक्ट डाले, हिट कर सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी बनाता है कि किस तरीके से हम अर्थ को बचा सकें, उसे डिटेक्ट करके, ट्रैक करके इम्पैक्ट असेसमेंट कर सकते हैं। डिफ्लेक्शन किस तरीके से हम डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, अभी हमने पीछे एक एक्सपेरिमेंट भी किया था कि किस तरीके से हम किसी एस्टेरॉइड को हिट करें, वो उसका जो ओरिएंटेशन है वो बदल जाए और वो कहीं और मूव कर जाए हमारे ऑर्बिट से। तो ये जो है सारी चीज़ें प्लानिटरी डिफेंस में आती हैं। कुछ अभी एक्सपेरिमेंट वगैरह हुआ था, जैसे ये डार्ट था, डार्ट ने एक एस्ट्रॉइड को हिट किया था जिसका ओरिएंटेशन चेंज करके उसे किसी और ऑर्बिट में भेज दिया था। तो ये नासा का था डार्ट का। एक ओरेसिस एपोफिस एक्सप्लोरर है जो कि नासा का ही मिशन है, ये इसी एस्ट्रॉइड को स्टडी कर रहा है। फिर है रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी, रामसेस बाई, ये यूरोपियन एजेंसी का है। इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड वार्निंग नेटवर्क है एक, जो कि बताता है कि एस्ट्रॉइड मतलब कितना तेज़ी से हिट कर सकता है, कोई और हमारे अर्थ ऑर्बिट में आ भी रहा है नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें ट्रैकिंग डिटेक्शन वगैरह चलता रहता है। फिर है न्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर जो कि ESA ने बनाया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ मिशन और एजेंसी देख लेते हैं हम और उनकी कुछ छोटी छोटी डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे जूनो मिशन है, ये नासा का है, ये जुपिटर के लिए बनाया गया है। हमें पता है जुपिटर जो है वो गैसियस प्लैनेट है, लेकिन हम इसे इसलिए भेज रहे हैं ताकि हम देख सकें कोई सॉलिड प्लानिटरी कोर हमें मिले, या फिर उसके आसपास के जो भी मून्स हैं वहाँ पर हम देख सकें कि वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। स्पेस मिशन है, ये भी नासा का है। ये हाउ द ओशन एंड एटमॉस्फेयर एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये पता लगा रहे हैं या उस पर अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं कि किस तरीके से एटमॉस्फेयर और ओशन कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरीके से एक्सचेंज करते हैं, और किस तरीके से फाइटोप्लैंक्टन जो उसमें होती हैं ओशन में, एल्गे वगैरह या फिर जो भी प्लांट्स वगैरह होते हैं ओशन के अंदर, वो किस तरीके से उन्हें खाना वाना पहुंचता है, वो भी इस पर नज़र रखा हुआ है। फिर मेवन मिशन नासा का है, जिसकी फुल फॉर्म है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन मिशन, इज़ द फर्स्ट मिशन डिवोटेड टू अंडरस्टैंड द मार्शियन अपर एटमॉस्फेयर। तो मार्स का जो अपर एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करने के लिए मेवन मिशन है नासा का। ड्रैगन फ्लाई मिशन है नासा का, जो कि सैटर्न मून टाइटन पर नज़र रखा हुआ है। नेक्स्ट है यूरोपा क्लिपर, ये भी नासा का है। ये जो है ओशन वर्ल्ड बियॉन्ड द अर्थ, तो एक मून है यूरोपा करके जुपिटर का, उस पर ये खोज रहा है कि वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है भी या नहीं है, क्योंकि वहाँ पर देखा गया है कि वहाँ पर एक ओशन मिला है, तो उसको देखते हैं कि वो हमें लाइफ प्रोवाइड करा सकता है या नहीं करा सकता। ये यूरोपा क्लिपर है नासा का। ये सारे मिशन जो है नासा के थे। नेक्स्ट है अर्थ केयर मिशन, जो कि ESA और जापान का है, यूरोप और जापान का, और ये स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से क्लाउड, एरोसोल और रेडिएशन आपस में इंटरेक्ट करते हैं। फिर है राइज मिशन ESA का, रिमूव डिब्री इन ऑर्बिट सर्विस, ये जो है इस तरीके से अपने लोअर अर्थ ऑर्बिट से डिब्री हटाएंगे, उस पर वर्क कर रहे हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इनॉग्रेटेड द मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी एट हानले लद्दाख। तो लद्दाख में एक जगह है हानले करके, वो वहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है, इसलिए यहाँ पर ये ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। और इसमें जो है चेरेनकोव करके रेडिएशन होता है, उसको स्टडी करने के लिए बनाई गई है। इस ऑब्जर्वेटरी का एक्रोनियम हमने मेस रखा है, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट, मेस। तो चेरेनकोव रेडिएशन कब एमिट होती है? ये तब एमिट होती है जब कोई चार्ज पार्टिकल स्पीड की लाइट से तेज मूव करता हो, तो उसे हम चेरेनकोव रेडिएशन बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से तेज मूव करता हो तो उसे हम चेरेनकोव रेडिएशन बोलते हैं। ये जो है, जब ऐसा होता है तब ये स्पेस में एक तरीके का ब्लू कलर का ग्लो या फिर लाइट प्रोड्यूस करता है। जब हम देखते हैं अलग अलग सुपरनोवा जब हम देखते हैं तो उसमें भी हम ब्लू कलर का रेडिएशन या ब्लू कलर की रेज या ब्लू कलर का एक तरीके से एटमॉस्फेयर हम देखते हैं, उसके आसपास क्रिएट हो जाता है, तो वो चेरेनकोव रेडिएशन की वजह से ही होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, स्क्वायर किलोमीटर एरे। स्क्वायर किलोमीटर एरे हैज़ कैरिड आउट इट्स फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड बिकम पार्शियली फंक्शनल। तो ये जो है स्क्वायर किलोमीटर एरे, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप होगा जो कि कई किलोमीटर तक फैला होगा। और कुछ चीज़ें ये जो इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो देख लेते हैं, जैसे किस तरीके से यूनिवर्स का बर्थ हुआ, ये ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करेगा, गैलेक्सी, डार्क मैटर, कॉस्मिक मैग्नेटिज्म, ये किस तरीके से इनका एवोल्यूशन हुआ इन सब का, उस सब पे ये स्टडी करेगा। तो इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है 2012 से। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट टाउ टेलीस्कोप साइट कंप्लीशन सेरेमनी हेल्ड इन चिले। तो अटाकामा डेजर्ट जो है, जो कि चिले में है, वहाँ पर ये एक तरीके से ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप कंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल साइट है। ये अटाकामा डेजर्ट चिले में है। तो जितनी भी यूनिवर्स से नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ निकलेगी उस पर ये स्टडी करेगा ये टेलीस्कोप। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, ब्राउन ड्वार्फ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है उसने ऑब्जर्व किया है, वर यूज टू मैप वेदर ऑन अ पेयर ऑफ ड्वार्फ स्टार्स। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने मैप किया है वेदर को कि ब्राउन ड्वार्फ स्टार पे किस तरीके का वेदर वगैरह है, ये सारी चीज़ें इसने ऑब्जर्व की हैं। ये जो है एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, इंफ्रारेड जो लाइट होती है उस पर ये स्टडी करता है। ये 3 एजेंसियों का कोलेब्रेशन के बाद इस टेलीस्कोप को बनाया गया है, जैसे नासा, ईएसए और कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो ब्राउन ड्वार्फ स्टार वो होते हैं जो कि प्लैनेट की कैटेगरी में भी नहीं आ सकते और एक स्टार की कैटेगरी में भी नहीं आ सकते। मतलब प्लैनेट से ज़्यादा इनका वेट होगा, लेकिन एक स्टार के लायक भी ये नहीं होंगे, स्टार के वेट से भी इनका कम वेट होगा। तो एक स्टार कैसे बनता है? जब कोई गैसेस और डस्ट वगैरह आपस में कोलैप्स हो जाती हैं, तो उसकी वजह से एक स्टार जो है अपने आप उसके अंदर लुमिनेशन पावर आ जाती है और वो अपने आप चमकने लगता है जब ये कोलैप्स होता है। तो इसके पास, ब्राउन ड्वार्फ स्टार के पास इतना वेट नहीं होता कि ये इसे झेल पाए। मतलब हाइड्रोजन फ्यूजन जो होता है, हमें पता है कोई स्टार जो है वो फ्यूजन पे काम करता है, जैसे हमारा सन है उसमें भी फ्यूजन होता है। तो ये जो ब्राउन ड्वार्फ स्टार होते हैं ये कोलैप्स तो हो जाते हैं, लेकिन इनका मास इतना नहीं होता कि ये हाइड्रोजन फ्यूजन को सस्टेन कर पाए, ये झेल पाए हाइड्रोजन फ्यूजन को। नेक्स्ट चलते हैं, वाइट ड्वार्फ स्टार। वाइट ड्वार्फ स्टार वो स्टार होते हैं जिनका फ्यूल ख़त्म हो जाता है, जैसे सन है वो फ्यूजन के बेसिस पे काम करता है, जब उसका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो वो भी एक तरीके से वाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा। वो मतलब चमकना बंद हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर से जो फ्यूजन है वो हो ही नहीं रहा है, वो फ्यूजन की एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, जिसकी वजह से वो चमकना बंद हो जाएगा। साइंटिस्ट ने एक चंद्रशेखर लिमिट करके एक पैरामीटर दिया हुआ है कि ये जो है चंद्रशेखर लिमिट, ये 1.44 टाइम्स ज़्यादा मास होता है सन से, ठीक है। तो इसमें यह बताया कि एक वाइट ड्वार्फ स्टार जो है वो इतना वेट तक झेल सकता है। अगर वो इतना वेट झेल पा रहा है तो वो एक तरीके से स्टेबल है। लेकिन जैसे ही लिमिट इससे ऊपर हो जाएगी, चंद्रशेखर लिमिट से ऊपर हो जाएगी, तो उसके बाद वो न्यूट्रिनो स्टार बन जाएगा या फिर ब्लैक होल बन जाएगा। मतलब न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा या ब्लैक होल बन जाएगा, इनमें से कोई एक वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, प्लंजिंग रीजन। प्लंजिंग रीजन जो है वो आइंस्टाइन की थ्योरी में बताया गया है और इसको प्रूफ किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने कि प्लंजिंग रीजन जो है वो रियलिटी में होता है। अब मैं आपको बताता हूँ प्लंजिंग रीजन क्या होता है। मान लीजिए ये एक ब्लैक होल है जिसके अंदर हर चीज़ समा जाती है, इसके अंदर प्लैनेट, मैटर, लाइट वगैरह सब कुछ चली जाती है और वो कहाँ चली जाती है पता नहीं चलता। तो प्लंजिंग रीजन वो एरिया होता है जहाँ पर ब्लैक होल के आसपास एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर ये सेफली ऑर्बिट कर सकते हैं। मान लीजिए ब्लैक होल के आसपास ये ब्लैक होल है और ये कोई प्लैनेट है, ये प्लैनेट इसे ऑर्बिट कर रहा है और यहाँ पर एक और ऑर्बिटल लाइन है जिसे हम इनर मोस्ट स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट बोलते हैं। तो यहाँ तक इसके बीच, इन दोनों लाइन के बीच में
कोई भी अगर प्लैनेट मैटर कुछ भी वो ऑर्बिट कर रहा है तो वो सेफ़ है। इसके बियॉन्ड अगर कोई जाता है तो वो इसके अंदर बहुत तेज़ी से इसके अंदर घुसता चला जाता है और वो कहाँ जाता है कुछ भी नहीं पता चलता, वो फ्री फॉल हो जाता है ब्लैक होल के अंदर, पता भी नहीं चलता है। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं प्लंजिंग रीजन। तो ब्लैक होल, ये इस वाली लाइन को बोलते हैं हम एक्रीशन डिस्क, और इस वाली लाइन को हम बोलते हैं इनर मोस्ट स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट। इन दोनों के बीच के रीजन को हम बोलते हैं प्लंजिंग रीजन। तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में समझाया था इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं ट्रोजन एस्टेरॉइड। तो ट्रोजन एस्टेरॉइड जो है वो डिस्कवर किया गया है और ये यूजुअली जो है वो L4 L5 लैग्रेंज में पाया गया है, किसी भी प्लैनेट के ऑर्बिट और सन के L4 L5 में पाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी सुपर ब्लू मून। रिसेंटली अ सुपर ब्लू मून एन अकरेंस दैट हैपेंस ऑन एवरेज एवरी 10 ईयर्स वाज ऑब्जर्व। तो सुपर ब्लू मून जो है वो जनरली हर 10 साल में दिखाई देता है। तो ऐसा कब होता है? जब मून जो है अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब होता है, जिसे हम पेरिजी भी बोलते हैं, प्लस जब वो फुल मून होता है, मतलब एक फुल मून हो प्लस अर्थ के सबसे ज़्यादा पास हो, तब ये सुपर मून हमें देखने को मिलता है। सुपर मून ब्लू मून हमें देखने को मिलता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक मंथली ब्लू मून और एक है सीजनल ब्लू मून। तो ये जो है हर महीने के दो, मतलब महीने में 2 बार ये जो है मंथली ब्लू मून होता है, और सीजनल जो है सीजन के में 4 बार दिखाई देता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी रूमी-1 इंडियाज़ फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट नेम्ड रूमी लॉन्च्ड। ये लॉन्च किया है इसरो ने, इसरो ने नहीं, तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने इसे डेवलप किया है। तो देखिए ये फ़ायदा होता है प्राइवेट प्लेयर को स्पेस इंडस्ट्री में लाने का, कि ये बहुत तेज़ी से एक तो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, और जैसे स्पेस एक्स अमेरिका में तरक्की कर रहा है और अलग अलग एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहा है, ऐसे ही अब इंडिया में भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी स्पेस बेस्ड सर्विलेंस। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हैज़ अप्रूव्ड द थर्ड फेज ऑफ स्पेस बेस्ड सर्विलेंस प्रोजेक्ट फॉर बेटर लैंड एंड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस फॉर सिविलियन एंड मिलिट्री एप्लीकेशन। तो स्पेस बेस्ड सर्विलेंस हम करेंगे ताकि हम सिविलियन और मिलिट्री पर्पज़ के लिए उसे यूज़ कर सकें। तो हम सैटेलाइट से मॉनिटर करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे अर्थ पे, मतलब इंडिया पे जो एक्टिविटी हो रही है या पड़ोसी देश में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, प्लस जो भी हम लैंड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं, डिजास्टर वगैरह से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड भी हम सर्विलेंस करते रहेंगे। फिर है वैन एलन रेडिएशन बेल्ट पोलैरिस डाउन मिशन कंप्लीटेड द वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक। तो ये एक प्राइवेट पहला वर्ल्ड का वो था मिशन जिसने वर्ल्ड में सबसे पहले स्पेस वॉक किया है। इन्होंने ये मिशन इसलिए किया था ताकि ये पता लगा सकें कि ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होगा अगर ये स्पेस रेडिएशन में जाते हैं। तो इनका जो ये स्पेस क्राफ्ट था ये हाई रेडिएशन से निकले थे, और ये 2 हाई रेडिएशन थे। ये जो रीजन थे वो थे साउथ अटलांटिक एनोमली और वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। तो साउथ अटलांटिक एनोमली जो है वो एक तरीके से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर यूजुअली वीक मैग्नेटिक फील्ड रहती है इस जगह पर। तो वीक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर हाई रेडिएशन की ज़्यादा चांसेस है कि स्पेस से जो है हाई एनर्जी रेडिएशन आ सके, जो कि कभी कभी हमारी सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भी इम्पैक्ट डालती है। फिर हम देख लेते हैं वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। यहाँ पर जो है वो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रैप हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में। ये भी हमारी कई बार सैटेलाइट और एस्ट्रोनॉट्स को परेशान करते हैं जब भी स्पेस से हाई रेडिएशन आता है। लेकिन ये बेल्ट जो है, वैन एलन बेल्ट जो है, ये हमें इस हार्मफुल रेडिएशन से अर्थ के एटमॉस्फेयर को बचा लेती है ये बेल्ट। सो नेक्स्ट चलते हैं स्पाई और रिकॉनेसेंस सैटेलाइट। स्पाई और रिकॉनेसेंस सैटेलाइट। साउथ कोरिया पुट अ सेकंड मिलिट्री स्पाई रिकॉनेसेंस सैटेलाइट सक्सेसफुली इन ऑर्बिट। तो साउथ कोरिया ने एक मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट भेजी है ऑर्बिट में। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है जो कि मिलिट्री को इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगी। नेक्स्ट चलते हैं स्पेस टूरिज्म। स्पेस स्टार्टअप ब्लू ओरिजिन हैज़ अनाउंस दैट गोपी ठोटाकुरा विल बी पार्ट ऑफ इट्स न्यू शेपर्ड्स 25th मिशन। ओके, तो एक स्टार्टअप है ब्लू ओरिजिन करके, और ये जो एस्ट्रोनॉट हैं ये इनके मिशन के पार्ट रहेंगे, जो कि एक स्पेस टूरिज्म है। तो ये जो स्पेस मिशन है वो एडवेंचर वगैरह के लिए रहेगा। इसमें 2 ऑर्बिट रहेंगे, एक सब ऑर्बिट है, एक ऑर्बिटल है, जो कि 50 से 70 माइल्स के आसपास लेके जाएगा और करमान लाइन को क्रॉस करेगा। करमान लाइन हमें पता है कि जो हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, लास्ट में जाके आती है हमारी करमान लाइन। उसके बाद एक आउटर स्पेस शुरू हो जाता है। तो करमान लेयर को क्रॉस करेगा, मतलब एक तरीके से आउटर स्पेस में चला जाएगा और वहाँ पर ये स्पेस टूरिज़्म करेंगे।
और जो ऑर्बिटल होगा उसमें जो है करमान लाइन तक ही इट इज़ इन इट पैसेंजर आर टेकन सिग्निफिकेंटली अबव द करमान लाइन। हाँ, तो करमान लाइन के ऊपर ही ये स्पेस टूरिज्म का एक तरीके से सेक्टर खोलने जा रहे हैं, जहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल जो है स्पेस को एक्सपीरियंस कर सकता है। तो इसी इसके साथ हमारी स्पेस से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ थी पूरे साल भर की वो कंप्लीट होती हैं। और वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।